हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग बात करेंगे। तो सेल साइकिल में हमने कल पढ़ा कि सेल साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं, सेल साइकिल्स को हम लोग कितनी स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम अगर कोई फैक्ट्री है उसमें कोई प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है तो उसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से हमारी सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कई सारे चेक पॉइंट होते हैं। वो चेक पॉइंट चेक करते हैं कि हमारी सेल साइकिल में प्रॉपर सारी जो भी सिंथेसाइज हुई है नहीं हुई है, डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है नहीं हुआ है, डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो चेक पॉइंट वहीं पर सेल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं। ठीक, कल क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए आपका साइक्लिन, प्रोटीन और सीडीके। ठीक, देखिए मैंने बताया था कि कौन कहाँ पर कौन सा साइक्लिन होगा, जैसे नाम से था साइक्लिन। ठीक है, जो साइक्लिन प्रोटीन्स हैं इनका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ये डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेज में सेल साइकिल हमारी रहेगी। ठीक है, अब हम आज बात कर लेते हैं चेक पॉइंट्स। अगर हम बात करें तो चेक पॉइंट्स को हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए डैमेज और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक, तो हम पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, चेक पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक, तो इसमें पहला जो चेक पॉइंट है हमारा रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। कहां पर प्रेजेंट है? ये जीवन। ठीक है, ये जो जीवन है ये जीवन साइकिल। ठीक, ये हमारा पूरा क्या होता है? इंटरफेज। ये हम कल बात कर चुके थे। इंटरफेज में 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जीवन, एस एंड जी2। ठीक है, तो जो जीवन फेज होती है या जीवन फेज में कौन सा चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है? रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। ठीक, तो जीवन फेज में क्या होता है भाई? जीवन फेज में क्या हमने कहा? ग्रोथ फेज है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में इसमें सेल्स में वो सारी प्रोटीन्स सिंथेसाइज होंगी जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल है। अगर उन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हुई है, उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं हुई है, तो ये जीवन चेक पॉइंट यहीं पर सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा। ठीक है, और ये जीवन चेक पॉइंट को कंट्रोल कौन करती हैं? ये दो प्रोटीन, साइक्लिन ई और CDK2 एंजाइम। ठीक है, देखिए जो ये CDK होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये होते अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो लेवल है वो अप एंड डाउन नहीं होता है। अप एंड डाउन जो लेवल होता है वो साइक्लिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, इसीलिए उनका नाम है साइक्लिन। ठीक, तो जो जीवन फेज है, जीवन फेज में 2 टाइप की साइक्लिन तो 2 टाइप के CDK काम करते हैं। फर्स्ट हाफ में तो आपका साइक्लिन डी प्रोटीन और CDK4 काम करता है। ठीक, और सेकेंड हाफ में यानी लेट जीवन फेज में साइक्लिन ई और CDK2। ठीक, अब यहां पर जो चेक पॉइंट, जीवन चेक पॉइंट, ये क्या चीज चेक कर रहा है? जीवन चेक पॉइंट, इसको हम रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट कर, रेस्ट्रिक्शन क्योंकि यहीं पर सेल साइकिल हमारा स्टॉप हो जाएगा और सेल हमारी G0 फेज में चली जाएगी, क्विसेंट स्टेज में चली जाएगी कि अब हमको डिवाइड नहीं करना है, हमारी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हुई है, सारा मटेरियल सिंथेसाइज नहीं हुआ है कि हम डीएनए रेप्लिकेशन कर चुके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन चेक पॉइंट, या इसको हम रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान देना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अगर डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी नहीं हुई है पूरी, तो यहीं पर हमारा सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सेल हमारा कहां पहुंचा? देखिए दूसरा हमारा क्या है? रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। रेप्लिकेशन चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है यहां पर G2 और M ट्रांजिशन फेज में, ये G2 चेक पॉइंट। ठीक है, ये क्या करता है? अगर भाई S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक, अगर डीएनए रेप्लिकेशन पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये G2 चेक पॉइंट सेल को G2 फेज से M फेज में नहीं जाने देगा और यहीं पे सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा। ये काम है हमारा, ठीक है, G2 चेक पॉइंट का। ठीक है, मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अरेस्ट द सेल साइकिल एट G2M ट्रांजिशन।
मतलब G2 से M का ट्रांजिशन यहां नहीं जाने देगा, यहीं पर सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा। ठीक, तीसरा है हमारा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट होता है M फेज में, ये दिस इज M चेक पॉइंट, या इसको हम स्पिंडल असेंबली, ये हमारा जो रेप्लिकेशन चेक पॉइंट है इसको हम G2 चेक पॉइंट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम G2 चेक पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, और हमारा जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है इसको हम M चेक पॉइंट भी कहते हैं, M चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली, स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर बन गए हैं और वो हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जाकर अटैच हो गए। कब? जब हमारे क्रोमोसोम सारे मेटाफेज स्टेज पर प्रेजेंट हैं, इक्वेटर पर आ गए हों। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ है, वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ है, तो ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट यहीं पर हमारा सेल साइकिल स्टॉप कर देगा। अब सेल डिवाइड हमारा नहीं कर पाएगा, एम फेज में ही सेल हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो हमारा सेल जो चेक पॉइंट्स का डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स को फिर हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। 3 टाइप के चेक पॉइंट होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए डैमेज। ठीक है, ये मॉनिटर करते हैं कि डीएनए का डैमेज। तो पहला चेक पॉइंट है इसमें G1X चेक पॉइंट, जो ये हमारा ये ट्रांजिशन फेज पे होगा। G1S चेक पॉइंट, ये भी हमारा कौन कंट्रोल करेगा? साइक्लिन ई और CDK2 G1S चेक पॉइंट को। ठीक है, इसका काम होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अगर प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हुई है और डीएनए है जो हमारा टेम्पलेट डीएनए होगा ना प्रॉपर सेल के अंदर, उस डीएनए में कोई डैमेज है तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होने देगा, डीएनए के रेप्लिकेशन को वहीं पर स्टॉप कर देगा। ठीक, इंट्रा एस चेक पॉइंट ये क्या करता है? डीएनए को, ये तो डीएनए इनिशिएशन पे ही रोक देगा। जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन का जब इनिशिएशन होता है तो अगर डीएनए में कोई डैमेज है तो इंट्रा एस चेक पॉइंट, इंट्रा एस चेक पॉइंट को कंट्रोल करता है साइक्लिन ए और CDK2। इंट्रा एस मतलब एस फेज के अंदर, ये एस फेज के अंदर ही भाई, यहां से जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला होगा, जैसे इनिशिएशन आया, अगर उस टाइम पर भी डीएनए में कोई डैमेज है, ये भी चेक पॉइंट हमारा मॉनिटर नहीं कर पाया, तो अगर यहाँ पर इसको डीएनए डैमेज दिख गया तो हमारा इंट्रा एस चेक पॉइंट डीएनए को यहीं स्टॉप कर देगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। एस फेज में ही डीएनए हमारा सेल साइकिल स्टॉप। ठीक, नेक्स्ट हमारा G2M चेक पॉइंट, जिसको हम रेप्लिकेशन चेक पॉइंट भी कहते हैं, ये भी ये हमारा यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन को भी मॉनिटर करता है, या डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम है भाई, डीएनए रेप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया, डीएनए हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, बट हुआ क्या? उस डीएनए में कोई डैमेज हो गया। अगर कोई डैमेज हो गया तो उसको भी मॉनिटर करेगा, और हमारा जो G2 चेक पॉइंट होता है या G2M चेक पॉइंट, इसको कंट्रोल करता है साइक्लिन बी और CDK1। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं ये चेक पॉइंट्स हायर स्टडीज में, या हम बात करें CSI और लाइफ साइंस के लिए तो यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब देखिए एक बात मैं कल बताना भूल गया था, तो आज मैं उसको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, जब सेल हमारी सेल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक, तो हम बात करें, पहले हमारा सेल है, अगर ये G1 फेज है, ठीक, तो अगर G1 फेज है, ये कोई डिप्लॉइड सेल है, इसके पास 2 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक, 2 पेयर क्रोमोसोम है, यानी 2n हो गया क्रोमोसोम का नंबर, और मैंने माना कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए का जो अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट 2c है। ठीक है, G1 फेज में। अब सेल साइकिल हमारा पहुंचा किस में? एस फेज में, एस फेज में हो गया। ठीक, तो एस फेज में हो गया, अब क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मतलब माने एस फेज हमारा कंप्लीट हो गया, तो भाई क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक इधर बना देते हैं, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया।
टेट्राड स्टेज बन गई ना ये। तो अब यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, 2n ही रहा, लेकिन अब डीएनए का जो कंटेंट था वो डबल हो गया। जस्ट यहाँ 2c था, डीएनए का कंटेंट यहाँ कितना था, ये 2c बता रहा है डीएनए कंटेंट या डीएनए का अमाउंट। ठीक, यहाँ 2c था, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा भैया, यहाँ डीएनए सिंथेसाइज हो गया ना इस फेज में, तो ये डबल हो जाएगा, ये कितना हो गया 4c। क्लियर, डीएनए कंटेंट अब कितना हो गया 4c। अब G2 फेज में, तो G2 फेज में तो भाई अब कुछ होना नहीं है, तो क्रोमोसोम नंबर हमारा ये टेट्राड स्टेज रहेगी। ठीक, तो 2n और 4c। अब माइटोसिस हो गया, माइटोसिस हो गया ना, सेल डिवाइड हो गया, एक सेल से 2 सेल बन गए ये। ठीक, तो अब इन दोनों सेल्स में डीएनए का कंटेंट क्या रहेगा भाई, अब डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और फिर देखिए जब डिवाइड होगा, और भाई ये माइटोसिस है तो समसूत्री विभाजन है, तो क्रोमोसोम का नंबर भी सेम रहेगा। तो अब ये हमारा डीएनए का, सॉरी ये टेट्राड अलग हो जाएंगे, ये हमारा एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम हो गए, और 2 क्रोमोसोम हमारे इधर बन गया। ठीक, इधर सही से बना देते हैं, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम और 4 क्रोमोसोम, एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो यानी इन सेल्स के पास डीएनए क्रोमोसोम नंबर 2n और डीएनए कंटेंट 2c, डीएनए कंटेंट हाफ हो गया। ठीक है, तो माइटोसिस में जब माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है, डीएनए का कंटेंट यहाँ पर जो डबल हुआ था वो जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है हमें सेल साइकिल में कि किस फेज में डीएनए का कंटेंट क्या होता है और क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। क्लियर, अगर यही हमारा होता मियोसिस, मियोसिस होता तो यहां के बाद क्या होता, एक से हमें 4 सेल्स बनते। ठीक है, 1 2 3 4, तब क्या होता हमारा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता, तो एन हो जाता सब में, और डीएनए कंटेंट भी क्या हो जाता है, यहाँ हाफ हो जाता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 1c रह जाता केवल। ठीक है, तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट दोनों हाफ होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए कंटेंट भी पेरेंट सेल से सेम रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में। ठीक, ये हमारा सेल साइकिल वाला पीरियड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस।